हाँ बताओ क्वेश्चन, मैं बता देती हूँ। पहले आपके डाउट्स ही कंफर्म करते हैं। प्रैक्टिस कर रहे थे तो क्वेश्चन लाओगे तब तो पता चलेगा। ये अब अचानक से ऐसे बोलोगे एस और आर तो कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन लेके आना तब बताऊंगी कैसे सिंगुलर से प्लूरल में, क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल में आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को अगर फॉलो करोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या कहता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट देखना है सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है वहां पे। ठीक है, तो वहां कहाँ कंफ्यूजन आ रही है क्वेश्चंस लेके आना तब बता दूंगी। क्वेश्चंस के थ्रू, अगर क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है तो इंडिविजुअली क्वेश्चन के थ्रू चल जाएगा। चलिए और बताइए, और कोई दिक्कत बाकी? और बाकियों को चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन शुरू कर पढ़ते हैं। देखो वर्ब है एक टॉपिक, लेकिन वर्ब मैं प्रीपोजिशन कंजंक्शंस के बाद पढ़ाऊंगी, क्योंकि वर्ब जैसे ही खत्म करेंगे वर्ब से रिलेटेड टेंस, टेंस से रिलेटेड वॉइस, टेंस उससे रिलेटेड नरेशन, तो वो सब एक साथ लिंक रहेगा, एक के बाद एक इसलिए करेंगे। तो अभी हम लोग कंजंक्शन प्रीपोजिशंस को देख लेते हैं। ठीक है, कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस, इसके बारे में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था जब हम लोग सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे थे। ठीक है, कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शंस क्या है? जॉइनिंग वर्ड्स हैं। किसको किसको जॉइन करते हैं? कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। किसको किसको जॉइन करते हैं? सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, इनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया क्लॉज। ये पता है क्या होता है? सुने हो ये वाला वर्ड क्लॉज? क्लॉजेस क्या होते हैं? देखो, क्योंकि ये समझ आएगा तो फिर आपको ये समझ में आएगा ये टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। ठीक है, देखो डेफिनेशन ये कहता है what is a conjunction? तो देखो, conjunction is a part of speech that is used to connect. Connection का काम करता है two or more different words, phrases, clauses in a sentence, and two sentences को भी आपस में join करने का, connect करने का काम करते हैं ये conjunctions. So how many types of conjunctions? There are three basic types of conjunctions: coordinating, subordinating and correlative. कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव, ये तीन टाइप के कंजंक्शंस हैं। तो ये क्या है, कैसे जोड़ते हैं, इसके लिए हमें ये जरूरी है समझना ये क्लॉजेस। ठीक है, अच्छा ये सबको समझेंगे तो वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स आपको पता है, शब्द है ना। हम लेटर्स को मिला करके वर्ड्स बनाते हैं, लेटर्स से मिलके बनता है वर्ड्स, वर्ड्स से मिलके बनते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस हिंदी में फ्रेजेस को हम कहते हैं वाक्यांश। वाक्यांश, ठीक है, और क्लॉजेस को हम कहते हैं हिंदी में उपवाक्य। वाक्यांश क्या है और उपवाक्य क्या है? ये दोनों ही किसी वाक्य के पार्ट है ना, सेंटेंस के पार्ट है। ठीक है, वाक्य के पार्ट है, वाक्य का अंश वाक्यांश है ना। संधि विच्छेद करोगे तो वैसे आएगा, वाक्य का अंश वाक्यांश। ठीक है, और वाक्य का एक सब पार्ट, उप को बोलते हैं हम लोग, उसका क्या बोलना चाहिए, असिस्टेंट या सब पार्ट में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस तरीके से हम लोग उप बोलते हैं, जो वाइस के रूप में काम करता है, वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्राइम मिनिस्टर डिप्यूटी वाले के लिए। ठीक है, तो उप का मतलब ये वाक्य का ही छोटा रूप होगा। समझा रहे क्या डिफरेंस है, कैसे होता है? देखो, जब हमने वाक्य डिफाइन किया, जब हमने सेंटेंस डिफाइन किए, तब हमने क्या कहा, व्हाट इज अ सेंटेंस? ये तो आप लोग बता ही सकते हो, ये मैंने बताया आप लोगों को। व्हाट इज अ सेंटेंस? क्या डेफिनेशन लिखे थे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और क्या बोले थे हम लोग? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये तो आप लोगों ने बोला था। फिर जो हम लोग डेफिनेशन लिखे थे वो क्या लिखे थे? और
जिसका कोई मीनिंग हो और एक ऑर्डर में अरेंज्ड हो। ठीक है, डेफिनेशन हमने यही कहा था। व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए प्रॉपर फॉर्मेट एंड विच गिव्स अ डेफिनेट मीनिंग। ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज होना भी उतना ही जरूरी है और एक निश्चित अर्थ का बताना यानी कि मीनिंग डिपिक्ट करना ये भी उतना ही जरूरी है। आई बात समझ में? दोनों चीजें। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये बोला था कि एक तो होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर की जब हम बात किए थे तो हमने बात की थी सब्जेक्ट और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की, राइट। उसके दूसरे बाद में हम लोगों ने इसमें बात किए थे मीनिंग, और ये हमने कहा था कि इससे एक कंप्लीट मीनिंग आनी चाहिए। कहा था कि इससे एक पूर्ण कंप्लीट एसेंस पता चलना चाहिए। यही चीजों के डिफरेंस में आता है ये। ठीक है, फ्रेज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। Phrase is also a group of words, but with incomplete meaning. When we talk about a phrase, we have incomplete meaning. जैसे ही हम सेंटेंस की बात करते हैं, हमने कहा कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक पूरे सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग। फ्रेजेस में जो मीनिंग होती है वो इनकम्प्लीट, मतलब कुछ तो भी समझ में आ रहा होता है बट पूरा का पूरा समझ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एट अ स्टोन्स थ्रो, ये एक फ्रेज हो गया। एट अ स्टोन्स थ्रो क्या मतलब हुआ इसका? कब यूज करते हैं ये फ्रेज? स्टोन के ऊपर एक और देख लो, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ये भी एक फ्रेज है जो यूज किया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? नहीं सुने हो ये? चलो आते हैं, इसको सुने हो, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर सुने हो? क्या मतलब होता है इससे? बाद में देख फ्रेजल मीनिंग की बात कर रही हूं मैं। हाँ ठीक है, चलो चलो ठीक है, जो आप लोग समझते हो वहीं से समझाना चाह रही हूँ, समझाना शुरू करती हूँ। देखो, लुक का मतलब होता है देखना, ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो लुक आफ्टर को जब हम एक साथ बोल देंगे, जैसे मैंने अब ये देखो, ये फ्रेज के रूप में आया है तो आपको इसकी कुछ कुछ मीनिंग समझ में आ रही है। लेट मी मेक दिस सेंटेंस कंप्लीट एंड देन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग। ओके, आई विल चेंज दिस वन। मैंने लिखा द नर्सेस लुक आफ्टर द पेशेंट्स। नर्स जो होती हैं वो पेशेंट को बाद में देखती हैं, पहले खुद को देखती है आईने में है ना, है ना। नर्स जो है पेशेंट्स को बाद में देखती है, लुक पहले अपने आप को देखती है आईने में कि हम कैसे दिख रहे हैं, उसके बाद जाती हैं कि हाँ ठीक है, क्या हुआ, क्या तकलीफ है बताओ, चाहे जितना रोते रहो, है ना। हाँ, इसका एक दोनों को जब हमने मिला दिया, लुक का मतलब हुआ देखना, आफ्टर का मतलब हुआ बाद में, लेकिन जब हमने दोनों को एक साथ मिला दिया तो लुक आफ्टर एक बना फ्रेज। क्या बना? फ्रेज। और इस फ्रेज का मतलब होता है देखभाल करना। देखभाल करना। तो जो नर्सेज होती हैं वो पेशेंट्स का देखभाल करती हैं, इस मतलब के साथ यूज हो रहा है। तो देखो, फ्रेज जो हो रहा है, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इससे कुछ तो भी मीनिंग, लुक आफ्टर से देखभाल करने वाली मीनिंग समझ में आ रही है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं समझ आ रही है, इन्हीं को ही हम कहते हैं फ्रेजेस। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे एट अ स्टोन्स थ्रो, इसी से ही आप मतलब निकाल सकते हो, समझ सकते हो। स्टोन का मतलब होता है पत्थर, थ्रो मतलब फेंकना, यानी कि एक पत्थर की दूरी पर, इस तरीके से हम लोग करते हैं। ये जो एक फ्रेज है, इसको अगर मैं सेंटेंस में कंप्लीट करूं तो मैंने बोल दिया जैसे
my house is at a stone's throw from the railway station. रेलवे स्टेशन, मैंने बोल दिया माई हाउस इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा घर रेलवे स्टेशन के बहुत नजदीक है। मतलब रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर के एक पत्थर भी फेंकोगे ना तो मेरे घर में आके गिरेगा, इतना पास है, इतना पास है। अब ऑब्वियसली एक पत्थर उठा के फेंकोगे तो ज्यादा से कितना ही दूर जाएगा, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, और बहुत अच्छे एथलीट हो तो आप हो सकता है 60-70 मीटर खोल दें। अब ऐसा थोड़ा ना होगा कि बिलासपुर से पत्थर फेंक के सीधा रायपुर में आके गिर रहा है ना। तो इसीलिए एट अ स्टोन्स थ्रो एक फ्रेज है जो यूज किया जाता है फॉर सम नियर बाय डिस्टेंस, किसी नियर बाय डिस्टेंस को बताने के लिए हम यूज करते हैं इन फ्रेजेस का। ठीक है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कोई भी पत्थर उसको पलट के नहीं देखना वाला, पलट के देखना। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, आपको पता चल रहा है कि इस रास्ते में खजाना है, कहीं तो भी छुपा हुआ है, कहीं तो भी छुपा हुआ है खजाना है आपको, तो आप क्या करोगे, एक एक पत्थर उठा के देखोगे कि नहीं कि किसके अंदर खजाना है। मतलब कोई भी पत्थर बचना नहीं चाहिए क्योंकि हमको खजाना चाहिए। ठीक है, तो इस फ्रेज का यूज किया जाता है। इसका लिटरल मीनिंग यही हुआ, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब लीव मतलब होता है छोड़ना, छोड़ना, नो स्टोन यानी कोई भी स्टोन नहीं, अनटर्न मतलब पलटे बिना, किसी भी चीज को पलटे बिना नहीं छोड़ना है। जिसका सीधा और सिंपल मतलब ये होता है कड़ी मेहनत करना, मतलब मेहनत करने के रूप में कोई भी एक चीज छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप हम जनरली बोलते हैं ना कि आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, येट आई फेल्ड, येट आई वाज नॉट एबल टू मेक इट अप। ठीक है, मतलब मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप बोलते हैं ना हम लोग, हमने इसकी तैयारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो ये जो कोई कसर नहीं छोड़ी आपने जो फ्रेज हिंदी में यूज करते हो, उसी के लिए इंग्लिश में यूज करते हैं फ्रेज लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाला चीज। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन तीनों एग्जाम्पल से देख करके ये समझ में आ रहा है एक तो चीज कि एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सिंगल वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कुछ तो भी मीनिंग आ रही है लेकिन कंप्लीट मीनिंग पता नहीं चल रही है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड्स हैं, जिन वर्ड्स का ग्रुप हम बात कर रहे हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड्स हैं उनका इंडिविजुअल मीनिंग फ्रेजल मीनिंग से अलग हो जाता है। हमने बोला लुक मतलब देखना, आफ्टर मतलब बाद में, तो दोनों को जब एक साथ लिए तो इसका इंडिविजुअल मीनिंग हो जाता बाद में देखना, बट एक्चुअली फ्रेजल मीनिंग क्या है, देखभाल करना। ठीक है, वैसे यहाँ पे एट अ स्टोन थ्रो मतलब एक पत्थर फेंकने की बात कर रहे हैं अपन, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट थ्रोइंग अ स्टोन, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सम नियर बाय डिस्टेंस। जब ये एक साथ आ गए, एक साथ आके किसी दूसरे मीनिंग को बता रहे हैं, यही है फ्रेजेस। ठीक है, तो ऐसे फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर सकता है कंजंक्शन। ठीक है, अब ये तो हुआ फ्रेज समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट क्लॉज। क्लॉज के लिए मुझे आई वुड नीड ठीक है वन स्क्रीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, I am reading a book and my sister is cooking। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, I am reading a book and my sister is cooking। एक और स्टेटमेंट लिख लेती हूँ मैं, I will not go to class if it rains। I will not go to class if it rains। ठीक है, दो नॉर्मल एंड सिंपल से स्टेटमेंट्स हैं। ठीक, वही काम जो हम हमेशा करते आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहचान पाएंगे? सेंटेंस नंबर 1,
इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई और क्या एक ही सब्जेक्ट है और माय सिस्टर, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। वर्ब रीडिंग एंड कुकिंग, ऑब्जेक्ट अ बुक, केवल एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अगेन सेकेंड स्टेटमेंट में बताओ सब्जेक्ट आई, क्या केवल आई है? क्या केवल आई है सब्जेक्ट? इट भी है सब्जेक्ट। वर्ब गो और रेन्स, दूसरा वर्ब है रेन्स, ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है, इसका नहीं है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो अब तक हम लोग पहचान चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर मान लिया जाए आई, देखो इसका मतलब हो रहा है आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रही हूँ, एंड माई सिस्टर इज कुकिंग, और मेरी बहन खाना बना रही है, ठीक है, मेरी बहन खाना बना रही है। दूसरा, आई विल नॉट गो टू क्लास इफ इट रेन्स, यदि बारिश हुई तो मैं क्लास नहीं जाऊंगी, ठीक है, यदि बारिश हुई तो मैं क्लास नहीं जाऊंगी, यहाँ दोनों में दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, केवल इसको भूल जाए, इसके आगे भूल जाए, सिर्फ इतना देखें, आई एम रीडिंग अ बुक, क्या ये एक सेंटेंस है? कंप्लीट मीनिंग आ रही है? बिल्कुल आ रही है, सेंटेंस है। अब इधर करो, इसको भूल जाओ, इधर सिर्फ इतना देखो, इधर को भूल जाओ, इधर इतना बस देखिए, माई सिस्टर इज कुकिंग, क्या ये एक सेंटेंस है? कुछ समझ में आ रहा है इसका मीनिंग? ठीक है, अपने आप में दिख रहा है। चलो अब यहाँ देखो, आई विल नॉट गो टू क्लास, मैं क्लास नहीं जाऊंगी, क्या ये एक सेंटेंस है? बिल्कुल है। इट रेन्स, बारिश होती है, बारिश होगी, ये क्या ये एक सेंटेंस है? बिल्कुल है। यस, तो आप कुल मिलाकर के आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 स्टेटमेंट टाइप दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस तो हमें पता ही है, एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, फुल स्टॉप यहाँ लगा है, तो आई से लेकर कुकिंग तक पूरा का पूरा एक सेंटेंस कहलाएगा, और यहाँ आई से लेकर रेंज तक पूरा का पूरा एक सेंटेंस कहलाएगा। तो सेंटेंस जब हम कह रहे हैं पूरा का पूरा एक सेंटेंस कहला रहा है, तो उसमें इतना सा पार्ट क्या कहेंगे आप फिर? अब ठीक है, इतना सा पार्ट आई एम रीडिंग अ बुक, ये क्या होगा? ये एक बड़े से सेंटेंस का छोटा सा पार्ट, वो भी ऐसा पार्ट जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस के रूप में है, या कहने का मतलब ये है जिसका अपने आप में एक सब्जेक्ट और वर्ब है। क्योंकि सेंटेंस तो हम तभी कह रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट का होना ना होना तो जरूरी है भी नहीं। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, हम सेंटेंस कंप्लीट कह पा रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इतने से भाग को हम क्या कहेंगे? उस बड़े से सेंटेंस का छोटा सा पार्ट, वो भी कैसा पार्ट? ऐसा पार्ट जो अपने आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट कहलाता हो। आ पाई कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं क्लॉज, a part of a sentence which is complete in itself, or we can say which has its own subject and verb। आई बात समझ में? फटाफट से लिखो डेफिनेशन, क्लॉज का डेफिनेशन लिख लो, दोबारा कभी आए तो भूलने की नौबत ना आए। ठीक है, व्हाट इज अ क्लॉज? लिखो, अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, a clause is a part of a sentence which is complete in itself, which is complete in itself। ब्रैकेट में लिख लेना which has its own subject and verb, ब्रैकेट में लिख लेना which has its own subject and verb। ओके, डन। क्लॉज क्या होता है समझ में आ गया? अब आइए दोबारा इसी पे ही। ठीक है, अब दोबारा इसी पे आएंगे। अब देखो, जैसे पहला वाला स्टेटमेंट है, पहला वाला स्टेटमेंट में 2 काम हो रहे हैं।
दिख रहा है, 2 वर्ब है यानी 2 काम हो रहे हैं। एक हो रहा है पढ़ने का काम रीडिंग, और एक हो रहा है खाना बनाने का काम कुकिंग। रीडिंग का काम कौन कर रहा है? आई। रीडिंग का काम कौन कर रहा है? आई। और कुकिंग का काम कौन कर रहा है? माय सिस्टर। दोनों काम के अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब बताओ क्या ये दोनों काम एक दूसरे से रिलेटेड हैं? क्या इन दोनों काम के होने नहीं होने का किसी दूसरे काम के होने नहीं होने से असर पड़ता है? मैं पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे पढ़ने या ना पढ़ने का मेरी बहन के खाना बनाने ना बनाने से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं है। मैं पढ़ूंगी, वो बना रही है, मैं ना भी पढ़ूं तो भी बनाएगी भाई, भूख तो लगेगी ना। पढ़ाई नहीं करेंगे तो खाना तो खाना ही है, ठीक है। या वो अगर खाना ना बनाए तो क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं अपनी? है ना, अगर वो खाना ना बनाए तो पढ़ाई छोड़ देंगे? वो एक्शन हो या ना हो, उसके होने नहीं होने का इसके होने नहीं होने से कोई लेना देना नहीं है। दोनों एक्शंस अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ऐसे क्लॉजेस को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऐसे क्लॉजेस जिनका होना ना होना किसी दूसरे के होने नहीं होने से प्रभावित ना हो, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, या इसी को ही हम कह देते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, या इसी को ही एक और नाम से जानते हैं मेन क्लॉज। तो जो भी बोलो, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऑल आर वन एंड द सेम थिंग। समझ में आया? ऐसा क्लॉज जिसके होने नहीं होने का किसी दूसरे के होने ना होने से फर्क ना पड़े, ठीक है। तो ऊपर वाले स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट, उसमें ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी तो एक क्लॉज है ना, और आपस में जुड़े किसके साथ है? एंड एक कंजंक्शन के साथ में, ठीक है। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आईसी मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज। समझ में आया ये वाला चीज? क्लियर हुआ ये? अब नीचे आइए, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए। सेकेंड स्टेटमेंट में भी 2 काम हो रहे हैं। एक हो रहा है क्लास का जाना, राइट, कौन कर रहा है? आई। और दूसरा हो रहा है बारिश का होना, कौन कर रहा है? कोई भी नहीं, अपने आप, है ना, इंद्र देवता की कृपा है, ठीक है। तो वो अपने आप हो रही है। अच्छा, अब बताओ बारिश का होना ना होना किसी पे डिपेंडेंट है? प्रभु इच्छा, होगी तो होगी, नहीं होगी तो ना हो। समझ आ रहा है ना? उसका ना कोई फिक्स टाइम ना कोई शेड्यूल, अपने आप होगी। तो ये कैसा क्लॉज हो गया? इसका ना होना ना होना किसी दूसरे से प्रभावित नहीं है। लेकिन इसका देखो, क्लास का जाना ना जाना, क्या इसका होना ना होना क्या इससे प्रभावित है? हमने कहा है बारिश होगी तो हम नहीं जाएंगे, वो नहीं होगी तभी हम जाएंगे। तो इसका वैलिडिटी इसी पे निर्भर करता है वो वैलिड है या नहीं। तो ये कैसा हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज। इसी को ही हम एक और नाम से जानते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां तक ये चीज समझ में आ रही ना कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, क्लॉज क्या होते हैं ये भी क्लियर हो रहा है, क्लॉज एंड क्लॉज के टाइप्स। अब ये जो दोनों क्लॉज हैं किसके साथ जुड़े हैं? इफ कंजंक्शंस के साथ में। समझ में आ रहा है? ठीक, यही डिफरेंस होता है जब आप सेंटेंसेस पढ़ते हैं। तो सेंटेंस के टाइप्स में हिंदी में भी पढ़े होगे ना, वाक्य के प्रकार। कौन कौन से वाक्य पढ़े हो? सरल वाक्य पढ़े होगे, संयुक्त वाक्य पढ़े होगे, मिश्रित वाक्य पढ़े होगे, पढ़े हो ना? ठीक है, फिर उसके बाद में मीनिंग के आधार पर और पढ़े हो। ठीक है, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, ऐसे अलग अलग पढ़े हो। तो उसका नहीं जाएंगे, अपन स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो इंग्लिश में भी हम यही पढ़ते हैं, सेंटेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। Compound sentences wherein sentences are like this, 2 independent clauses are joined together.
complex sentences where one independent clause is there with a dependent clause. ठीक है, ठीक, यही चीज होती है, यानी कि अगर हम कंपाउंड सेंटेंस कहें तो इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, और अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहें तो ये होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। कोई डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं, तो ये आपका कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, यहीं से आता है टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। ऐसे सारे कंजंक्शंस जो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़े, इनको ही हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिनमें जो दो क्लॉज जिनसे मिलकर के बना है एक स्टेटमेंट, वो दोनों ही क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, वो दोनों ही क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, इक्वल रैंक के हो, इक्वल रैंक के हो, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ऐसे टाइप के कंजंक्शंस जो किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए यूज हो रहे हैं, उनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये नहीं, हाँ, wait, अच्छा चलो यहीं से देखो, नेक्स्ट स्लाइड आते जा रहा है, वो है इसका कुछ तो भी चल रहा है, एक मिनट देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे ये वाला चीज समझ में आया कि नहीं आया? देखो पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दोनों क्लियर हुए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस जो किसी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हो, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को आपस में जोड़ते हो। तीसरा जो है कोरिलेटिव कंजंक्शंस, वो क्या होते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं। ठीक है, ऐसे कंजंक्शंस जो पेयर में होते हैं वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। पेयर में जैसे आइदर और हम लोग यूज करते हैं, आइदर और, आइदर के साथ हमेशा और यूज करते हैं, नाइदर के साथ हमेशा नॉर यूज करते हैं, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो यूज करते हैं। तो ऐसे वाले कंजंक्शंस जो हैं, जो हमेशा पेयर में यूज किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, तो आपको तीनों समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट अगर हम आए, नेक्स्ट भी तो आए, हाँ यहाँ देखो, ठीक है, विथ एग्जांपल्स। देखो कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल्स देखो, ठीक है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देखो, आई चोज दैट कार एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर माई सन। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग क्या होता है? एज, आफ्टर, बिफोर, इवन, दैन, दैट, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग टाइप ऑफ कंजंक्शंस हैं। जैसे देखो, बिकॉज ऑफ द नॉन स्टॉप रेन वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप, इसमें दो क्लॉजेस हैं।
इसमें दो क्लॉजेस हैं, एक है नॉन स्टॉप रेन और दूसरा है ट्रिप कैंसिलिंग ऑफ द ट्रिप। तो ये इसका होना ना होना इसकी वजह से प्रभावित हो रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज है एक, तो इसीलिए हम लोगों ने बिकॉज का यूज किया। यहाँ देखो, द स्टेडियम वाज लुकिंग लाइक गार्बेज आफ्टर द मैच हैड फिनिश्ड। ठीक है, तो मैच के फिनिश होने का और स्टेडियम का गार्बेज की तरह दिखने का दोनों डिपेंडेंट है। अगर मैच नहीं हुआ होता तो स्टेडियम उतना साफ सुथरा दिखा होता, मैच हुआ, लोग आए, लोगों ने गंदगी फैलाई, इसीलिए वो गंदा दिखा। ठीक है, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, देयर इज सर्टेन रीजन बिहाइंड दैट। फिर यहाँ पे देखो कोरिलेटिव कंजंक्शंस, शी बिकेम अ टॉपर नॉट ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट बट आल्सो इन द स्टेट। वो एक टॉपर बनी न केवल अपने जिले में बल्कि पूरे के पूरे राज्य में। तो न केवल बल्कि के लिए ये इस मतलब के लिए यूज होता है, नॉट ओनली बट आल्सो। आइदर और, या तो ये या तो वो। ठीक है, दे कैन हैव आइदर विस्की और वाइन, तो या तो ये या तो वो के टर्म्स में आइदर एंड और का यूज होता है। बोथ माय ब्रदर एंड आई, दोनों ही, वो और मैं दोनों, तो इस कंडीशन के लिए बोथ और एंड का यूज होता है। ना तो ये ना तो वो, दोनों में से कोई नहीं, उस कंडीशन के लिए नाइदर द शॉपकीपर नो माय फ्रेंड हैज दिस गेम सेट, ना तो उसके पास है ना ही मेरे पास है। तो नाइदर नॉर का प्रयोग ना तो ये ना तो वो मीनिंग के साथ होता है, बोथ और के साथ एंड का प्रयोग होता है दोनों बताने के लिए, या तो ये या तो वो, दो में से कोई एक चूज करने के लिए आइदर और का यूज करते हैं अपन। ठीक है, और न केवल ये बल्कि ये बल्कि वो, है ना, न केवल ये बल्कि वो भी, इसके लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। तो ये हमेशा पेयर में यूज किए जाते हैं। ठीक है, मेनली इनके साथ में आपको ध्यान क्या रखना है, कैसे जोड़ना है उस चीज को। ठीक, अब अगर आपसे मान लीजिए फुल इन द ब्लैंक्स पूछेगा कि इसमें कौन सा कंजंक्शन जोड़ना है आपको, तो अब आई होप बता लोगे, क्लॉजेस देख लोगे, डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट लगेगा तो कोई ना कोई सबऑर्डिनेटिंग वाला निकाल लोगे, और अगर कोई दोनों ही इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दिखे तो आप वहां से ऑप्शंस में से वो वाला कंजंक्शन चूज करोगे जो कि कोऑर्डिनेटिंग वाला होगा। समझ में आ रहा है ना? उसमें भी आपको पता है, जैसे एंड का प्रयोग कब करते हो, दोनों इक्वल जैसा होता है तब आप यूज करते हो, दोनों एक जैसी चीजों को बताना हो एक साथ तब आप एंड का यूज करते हो। बट कहाँ यूज करते हो? बट का मतलब, हाँ, बट का मतलब होता है लेकिन आप तब बोलते हो जब आप पॉजिटिव को नेगेटिव या नेगेटिव को पॉजिटिव से यूज करते हो। ठीक है, जैसे स्टडी इज बोरिंग येट इम्पोर्टेंट, है ना, बोरिंग तो है लेकिन जरूरी है। तो लेकिन जब हम दो नेगेटिव या और पॉजिटिव, दो ऑपोजिट चीजों को एक साथ मिलाते हैं, ठीक है, तब हम उसको यूज करते हैं। तो ये आप लोगों को पता ही है, जैसे सो का यूज करते हो, कब करते हो? सो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वी आर स्टडीइंग दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वी आर स्टडीइंग। सो का मतलब रीजन बताने के लिए यूज करते हैं अपन, रीजन। और सो के साथ एज कॉम्बिनेशन में जब हम लोग इसके साथ कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं, तब यूज करते हैं जब हमें कंपेयर करना हो। ठीक है, he is so rich as Mr. Ambani, he is so beautiful as her sister, और नॉट लगा देते हैं अगर तब जब हमको कंपेयर करना है। दिस बुक इज नॉट सो इम्पोर्टेंट देन दैट वन, दिस बुक इज नॉट सो इंटरेस्टिंग देन द अदर वन। तो हमको ना ये बुक उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी वो है। हमने पॉजिटिव टर्म्स में डिस्क्रिमिनेशन किया, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दिस बुक इज बैड देन दैट वन, बैड नहीं बोलेंगे, वर्स बोलेंगे, दिस बुक इज वर्स देन दैट वन। हम ये नहीं बोल रहे कि बुक बुरी है उससे, हम बस ये बोल रहे उतनी अच्छी नहीं है। बात तो वही हुई, बोलने का अंदाज बदल गया। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए सो के साथ एज का यूज करते हैं जब हम मिक्स करते हैं तब। ठीक है, तो बस आपको यही तीन चीजें जाननी ज्यादा जरूरी हैं कि कौन सा किसको कंबाइन करता है। बाकी मीनिंग से तो आपको पता ही है, कंबाइन कर ही लेते हैं। जैसे हम लोग एज वेल एज यूज करते हैं, राहुल एज वेल एज हिज ब्रदर का मतलब क्या हुआ? साथ ही साथ बोलने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको कहाँ कैसे यूज करना है वो आ जाता है आपको। फिर नेक्स्ट देखें अगर अपन कुछ कंजंक्शंस के यूजेज पे, कि देखो कंजंक्शन सो डैश एज एंड एज डैश एज इज यूज्ड टू मेक कंपैरिजन।
ठीक है, एज डैश एज सी इज एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर, वो उतनी ब्यूटीफुल, मतलब कुल मिला करके हम ये बोलना चाहते हैं कि दोनों बहनें ब्यूटीफुल हैं, तो उसको बोलने के लिए हम क्या बोल देते हैं, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, तो वो अपनी बहन की जितनी ही सुंदर है, ये बोल देते हैं। अल्टीमेटली मतलब हमारा होता है कि बोथ आर ब्यूटीफुल। तो सो डैश एज और एज डैश एज, इन दोनों का ही यूज हम कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी दोनों बताने के लिए करते हैं। डिसिमिलैरिटी बताना हो तो हम लोग नॉट लगा देते हैं, ठीक है। दिस पेन इज एज लॉन्ग एज द अदर पेन, ठीक है। और अगर हमको बोलना है दिस पेन इज नॉट सो लॉन्ग एज द अदर पेन, ये उतने ही लंबाई, उसकी लंबाई बराबर, दोनों की बराबरी बताने के लिए, दोनों की लंबाई बराबर है, उतनी ही लंबी है जितनी की ये है, तब हम लोग यूज करेंगे एज डैश एज, ठीक है। और जब हमें बताना है कि ये उतनी लंबी नहीं है, नेगेटिव में ले आए, तो नॉट सो लॉन्ग दैट एज दैट वन, नॉट सो, नॉट का यूज करेंगे वहां पे, नेगेटिव टर्म्स में लिखेंगे। आई बात समझ में? क्लियर हो पा रहा है ना कैसे कर रहे हैं? अब देखो क्या बोलना चाह रहा है, बट so dash as is used in negative sentences, whereas as dash as can be used for both negative and affirmative sentences also. किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखो, as you behave so you have to bear, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, as you sow so shall you reap। एक इडियम होता है, ये सुने हो, as you sow so shall you reap। क्या मतलब होता है इसका? As you sow, so shall you reap। नहीं पढ़े हो? so मतलब क्या होता है? SOW so मतलब सो जाना। SOW so का मतलब होता है बोना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। फसल बोई जाती है ना, तो फसल की बुआई के लिए क्या यूज करते हो? सोइंग ऑफ सीड्स। फसल काटी जाती है, रीपिंग, रीप, हार्वेस्ट, जो आपकी फसल होती है उसको बाद में काटते भी है। तो ये जो हिंदी में हम बोलते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, उसी के लिए इंग्लिश में इडियम है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है ना, आपको याद करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा अगर आप हिंदी और इंग्लिश को रिलेट करोगे। हिंदी में कई ऐसे मुहावरे हैं जिनका इंग्लिश रूपांतरण आपको मिल जाएगा, वैसे मिला के याद करो, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से याद होगी। आपको वोकैबुलरी अल्टीमेटली याद करनी ही है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके में है ही, तो यही जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इस मीनिंग के साथ में ये यूज हो रहा है। और हिंदी में हम बोलते हैं ना, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा कब यूज किया जाता है? ये वाला मुहावरा बताओ तो। कब यूज करते हो जैसे को तैसा? जब बुरा लगता है। क्या चीज का बुरा लगता है? तो जैसे का तैसा क्या बोलने के लिए बोलते हो? मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में ये वाला फ्रेज यूज किया जाता है, ये पूछ रही हूं मैं। जैसे को तैसा, अच्छा करोगे तो अच्छा भी तो होता है। जैसे को तैसा, अच्छे के साथ अच्छा होगा, बुरों के साथ बुरा होगा, यही बताने के लिए वो बोलते हैं ना। तो जैसे को तैसा, अगर आपने, किसी ने आपकी हेल्प करी तो आप बदले में उसकी हेल्प कर देते हो, किसी ने आपके साथ बुरा किया तो फिर आप बदले में उसकी भी बैंड बजा देते हो, है ना। तो जैसे को तैसा इक्वल क्या बोलना चाहिए, ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, बराबर का व्यवहार करना है उसके लिए। इंग्लिश में इसी के लिए यूज कर देते हैं टिट फॉर टैट। ये फ्रेज यूज होता है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ठीक है। बस ऐसे ही आपको करना है, मतलब वोकैबुलरी याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ। जब भी आप इडियम्स, देखो हिंदी ग्रामर में भी आप लोगों को मुहावरे लोकोक्ति याद करने ही करने हैं, ना उससे बच सकते ना इससे बच सकते, मिला लो दोनों को। कई ऐसे आपको फ्रेज मिलेंगे जिसका रूपांतरण आपको इधर से उधर मिलेगा, और कई ऐसी चीजें होंगी जिसको आपको
कुछ उसके मीनिंग को समझ, क्योंकि देखो क्या होता है, हर बार मुहावरे लोकोक्तियां यूज तो होती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि कुछ एकदम से अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए अलग सी कुछ बात की जाए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेटेड होता है जिसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो रिलेट करने के लिए जैसे को तैसा, इसका सीधा, इसको थोड़ा सा इलैबोरेटिव फॉर्म में आप बोलोगे, जैसा आप व्यवहार करोगे वैसा आपके साथ व्यवहार होगा। तो उसको आप जैसे को तैसा वाला कंट्रास्ट, तो उसको ऐसा थोड़ी है कि जैसे को तैसा मतलब ये हो रहा है कि खाना बनाना है, तो एकदम ही डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, तो कोई ना कोई रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट होता है। तो रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट को अगर आप मिलाते जाओगे तो आपको चीजें आसानी से याद होती जाएंगी और समझते जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसका मतलब है कि जैसा आपने दिया इनपुट वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है इसका मतलब समझ लो। अगर ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा तो इसके लिटरल मीनिंग में जाओ। जैसा बोओगे मतलब हमने फसल बोई, हमने धान की फसल बोई, तो हमें मिलेगा भी तो धान ही ना। अब धान की फसल, धान के बीज खेत में लगाएंगे और फिर सोचेंगे कि आम का फल हो तो पॉसिबल है क्या? ठीक है, तो दैट मीन्स जो आपने इनपुट दिया वैसा इनपुट आउटपुट आपको मिला। इसी कंटेक्स्ट के साथ ये यूज हो रहा है। तो अगर आपको इसका मीनिंग नहीं भी पता है तो आप इसके वर्ड्स के मीनिंग के साथ में समझ जाओगे। ऐसी कोशिश करो जरा। एक फ्रेज है, एट द 11th आवर। अब मैं इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बता रही हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द स्टेटमेंट ओनली। इसमें नौ कहाँ है? 11th आवर, टोटल आवर्स कितने होते हैं? नहीं, घड़ी के हिसाब से टोटल 12 तक जाता है, फिर वापस माना जाता है। 12 तक गया, अब मैंने बोला 11th आवर का मतलब क्या हुआ? आखिरी समय में, अंतिम समय में एकदम होता है ना, एट द 11th आवर देयर वाज टू मच रश एट द 11th आवर। आपका कोई इवेंट है, प्रोग्राम है, प्रोग्राम चालू होना है एकदम से 1 बजे, मतलब तो सबसे ज्यादा हड़बड़ी 12 बजे होगी। अरे ये भी हुआ कि नहीं हुआ, वो भी हुआ कि नहीं हुआ, उसी वक्त में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और भाग दौड़ रहेगा। बाकी रहेगा हाँ ठीक है हो जाएगा, चिंता काहे कर रहे हो, कर लेंगे, हो जाएगा। सुबह से बैठे रहोगे, ठीक है ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, एकदम अरे गेस्ट आ गए हैं, आने वाले हैं, गेस्ट बस पहुंचने वाले, निकल चुके अपने वहां से, फिर आपकी हड़बड़ी चालू हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही शुरू होने वाला एट द 11th आवर, दैट मीन्स लास्ट मोमेंट पर, ऑन द लास्ट मोमेंट या समय, आखिरी समय पर बोलने के लिए एट द 11th आवर। तो इसका हम लोगों ने, मतलब मैं आप लोगों को क्या सिखा रही हूँ पता है, कि जब आपको किसी चीज का मीनिंग नहीं पता हो तो रिलेटेड कैसे आप निकाल सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास आंसर होते हैं, आपको आंसर पता होता है ना, 4 ऑप्शन में आंसर छुपा होता है, आपके पास आंसर है, आंसर का एक आपको निकालना है। तो इस तरीके से आप डिड्यूस कर सकते हैं। जिसका मीनिंग पता है तो आपको 4 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, एक जो आपको पता है आप उसी को ही करोगे। एलिमिनेशन मेथड हमको तब लगाना पड़ता है। एलिमिनेशन मेथड मतलब समझते हैं ना, ये तो नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं लग रहा है, यही बस एक लग रहा है, शायद यही हो जाए। अब चांसेस फिर आप बोलते हो कितने % चांसेस है, मन में पूछते हो, बोलते हो 25% नहीं, 75% लग रहा है, तो 75% वाला है, चलो इसको लगाते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन या एलिमिनेशन मेथड आप तब लगाते हो जब आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है। तो ये तरीका मैं सिखा रही हूँ, हाउ टू रीच टू अ कंक्लूजन व्हेन यू डोंट नो। अल्टीमेटली आपको याद करने हैं, लेकिन जब आप याद करो ना तो जिसका याद हो जाए ना उसको ऐसे टाइप के समझ जाओ। जैसे ये बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन इसको हम लोगों ने रिलेट करके समझा कि समझना कैसे है, और वो जो समझना कैसे है उसको यहाँ लगा लिया हमने। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत, छत्तीसगढ़ी में भी तो पढ़ते हो ना, जनौला वगैरह पीएससी में, 1 हाथ खीरा के 9 हाथ बीज। छत्तीसगढ़ी का एक हाना बोला जाता है, 1 हाथ खीरा के 9 हाथ बीज। कब यूज करते हैं? 1 हाथ खीरा के 9 हाथ बीज, बताओ। अरे तो जो चीज है समझा रही हूँ उसी को समझ के अप्लाई करो ना। खीरा 1 हाथ का है, खीरा जानते हैं ना, खीरा जानते हैं ना, ककड़ी खीरा, क्यूकम्बर, सैलेड जो खाते हो, खीरा 1 हाथ का है आपका।
एक हाथ का खीरा है, उसके 9 हाथ का बीज हो सकता है, उसका बीज कितना बड़ा रहता है? छोटा छोटा रहता है, खीरे से तो छोटा ही रहता है, तभी तो उसके अंदर समाया ना। अब हम बोल रहे हैं एक हाथ खीरा 1 हाथ का है, उसका बीज 9 हाथ का है। बस बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसके लिए आप यूज करते हो ये वाला 1 हाथ खीरा के 9 हाथ बीज। तो कोई आपके सामने बढ़ा चढ़ा के बोलता जाए, कुछ मत बोलना, सीधा बोलना, हाँ समझ रहे हैं, 1 हाथ खीरा के 9 हाथ बीज। समझ रहे हो? चीजों को आप जितना रिलेट करके याद करोगे इतना अच्छे से याद होगा, जितना इजी वे में बनाओगे उतना आसान लगेगा। आप खुद अपनी पढ़ाई को टफ बनाओगे, वो आपको टफ करेगा। ठीक है, उसको गुस्सा दिखाओगे तो गुस्सा दिखाएगा, उसको प्यार दिखाओगे तो प्यार से आएगा। तो थोड़ा प्यार से, ठीक है, बेचारे इंग्लिश लैंग्वेज को भी उतने ही प्यार से ट्रीट करो, अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करो, उसको इनकॉर्पोरेट करो। अब इसका इजी तरीका क्या होना चाहिए आप लोगों को? कोई भी इडियम एंड फ्रेज है, एक ना एक बार तो आपको देखना ही पड़ेगा बुक में। एक बार जब आपने देखा, आज आपने एक इडियम देखा, उस एक इडियम को उससे रिलेटेड 5 स्टेटमेंट्स खुद से बना लो, सेंटेंसेस में यूज करना चालू करो उसको। ठीक है, डेली लाइफ सेंटेंसेस 5 बनाओ, अगले 5 दिन तक उसको उपयोग करना चालू करो। मैं हिंदी में पर्यायवाची भी ऐसे ही याद करती थी। ठीक है, पर्यायवाची भी याद करना बड़ा मुश्किल होता है ना, पूछता भी है एग्जाम्स में। ठीक है, उसकी वही ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल पानी है, पानी के कितने पर्यायवाची जानते हो? पानी का क्या क्या पर्यायवाची होता है बताओ? मतलब आज हम अपना पढ़ाई ना करें, नहीं? पानी, पानी के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? जल, नीर और अम्बू और वारी होता है ना। हाँ, तो आप क्या करो, देखो पानी के लिए जल और नीर तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होता, आपको पता ही है। जल आप यूज करते हैं ना, गंगा जल, गंगा जल मतलब गंगा का पानी, गंगा जल, जल आपको पता ही है। जल और शुद्ध हिंदी तद्भव वाले रूप में भी आप आओगे तो जल आता है आपका। नीर, नीर भी पानी को बोलता है, याद करने की दिक्कत नहीं होगी, ब्रांड बना हुआ है। ठीक है ना, आप ट्रैवल पैक्ड आता है ना, रेल नीर, रेल नीर आता है ना, तो रेल नीर वो इसीलिए है कि वो पानी के ब्रांड बना ही हुआ है रेल नीर। तो जो आपको पता है, आपको 3 चीजें पता चल गई, पानी, जल, नीर। जो पता है उसको छोड़ करके अगले 5 से 10 दिनों तक उसके लिए उन शब्दों को यूज करना चालू करो जो आपको नहीं पता है, अपने आप वो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, पानी पीना है बोलने के बजाय अब वारी पीना है बोलो अगले 5 दिन तक। अब इतने कॉमेडी से हंसते रहोगे ना तो फिर वो याद आता जाएगा, वारी 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 पीना है। ठीक है, याद करने का सबसे आसान तरीका यही है, आप उसको याद करने बैठोगे 5 वारी नीर अम्बू, वारी नीर अम्बू, नहीं याद होगा। अम्बू का कब नींबू बन जाएगा पता नहीं चलेगा याद करते करते। तो याद करने का सबसे आसान तरीका वही चीज है। एक तो सबसे पहली बात है रिपीटेटिव, जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी बार वो याद हो जाएगा, रिपीट करना। लेकिन और दूसरा चीज, उसको आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चालू करो। सेम गोज विद इंग्लिश ग्रामर ऑल्सो। हिंदी में तो यही है पर्यायवाची, वैसे ही इंग्लिश में भी जब आपको एंटोनिम सिनोनिम्स याद करने हो तो कोई नॉर्मल सा वर्ड का भी एंटोनिम या सिनोनिम है तो एंटोनिम उसका कोई ना कोई सिंपल और इजी वर्ड तो आपको पता ही चल जाएगा सिनोनिम और एंटोनिम देखोगे तो। ठीक है, तो जो इजी वर्ड पता चला उसके मीनिंग से आप सेंटेंसेस बनाओ और उस वर्ड को उस नए वर्ड से रिप्लेस करो, उस वर्ड को नए वर्ड से रिप्लेस कर दो। मीनिंग याद करना है, मीनिंग याद करने का भी यही तरीका होना चाहिए। कुछ भी करो, एग्जाम में जाने के बाद कोई एग्जामिनर आकर के आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने इसको कैसे याद किया, बस आपसे ये पूछेगा आपको इसका क्या है, मतलब इसका सिनोनिम क्या है कि इसका एंटोनिम क्या है, कैसे याद हुआ आपको, क्या तरीका आपने यूज किया, ये कोई नहीं पूछने वाला है। तो तरीका सिर्फ आपका होना चाहिए, जो मन करे वो याद करो। गाना बनाना है गाना बना लो, पैरोडी बनानी है पैरोडी बना लो, डायलॉग्स बनाने हैं डायलॉग्स बना लो। ठीक है, वो जितना फनी वे में आप बनाओगे वो उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। और वो एक चीज बना के दूसरों को सुनाओ भी,
सुनाओ भी, ठीक है। विद्या बांटने से बढ़ती है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि अरे यार मैंने तो इतना अच्छा टेक्निक बनाया है, ये टेक्निक से तो मुझे याद है, अब मैं ये टेक्निक किसी को नहीं बताऊंगी ताकि कोई और याद ही ना कर पाए, बस मुझे याद रहे, ठीक है। तो ऐसा करने से आपका फायदा तो बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, मतलब किसी दूसरे का नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। उसका वो अपना तरीका डेवलप कर लेगा याद करने का, उसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको भी फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि आप टेक्निक ही भूल जाओगे, जितनी भी बढ़िया टेक्निक हो वो भूल जाओगे, ठीक है। तो जब आप शेयर करोगे, जैसे आप लोगों का स्टडी ग्रुप बनता है, स्टडी ग्रुप में आप पढ़ते हो, तो आपने कोई टेक्निक डिजाइन करी, आपने कोई तरीका याद किया इस चीज को याद करने का, जब आपको याद हो गया आप दूसरों को याद करवाओ। 2 वर्ड आप याद किए, 2 वर्ड आप याद किए, 2 वर्ड आप याद किए, आप लोग तीनों मिलकर के एक दूसरे को बताए, देखो ये 2 वर्ड का इसका, आपने जैसे याद किया दोनों को याद करा दिया, उन्होंने किया दोनों को याद करा दिया, तो एक साथ आप मिलकर के 6 वर्ड याद कर लिए। जहां आपने 2 वर्ड याद किए थे, आपको अगले 15 मिनट में 6 वर्ड याद हो जाएंगे, ठीक है। शेयरिंग को यूटिलाइज करो एक प्रॉपर तरीके से। इवन स्पेलिंग टेस्ट आता है आपके एग्जाम में, वोकैबुलरी में स्पेलिंग टेस्ट आएगा ही आएगा, और स्पेलिंग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, EI होना चाहिए कि IE होना चाहिए, डबल M आएगा कि सिंगल M आएगा, है ना। और सबसे ज्यादा खराब तो अब इसलिए हो जाता है, स्पेशली अब स्पेलिंग टेस्ट को मेंशन करके पूछता है, क्योंकि पता है लोगों की स्पेलिंग ही सबसे ज्यादा खराब हो चुकी है। यही व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक से शॉर्टकट्स यूज करने लगे हैं, है ना। फ्रेंड की स्पेलिंग क्या होती है? FRIEND ये होती है, ठीक है। लेकिन आपके लिए अच्छा एन भी कर देते हो और शॉर्ट कर देते हो। हाँ हाँ, देखो अब कंफ्यूजन हो गया, फॉरवर्ड के लिए यूज करते हैं कि फ्रेंड के लिए। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से हम ये भूल जाते हैं। कहीं पे अगर लिखा रहेगा ऐसा ना, तो आप हड़बड़ी में गड़बड़ी, ठीक है। और कई बार हड़बड़ी में गड़बड़ी ऐसी होती है जब लास्ट मोमेंट पे टाइम कम बचे, ठीक है, तो आप बोलते हो कि मैं ऑप्शन नंबर बी टिक कर रही हूँ, लेकिन गोला लगाते लगाते बी की जगह सी लगा देते हो। हाँ, वैक्यूम, हाँ हाँ हाँ, तो ये स्पेलिंग करता ही है, और यही है जो आपको नुकसान दिलाता है। तो इसी का यूज करो आप अपने आपको। अभी पता है, अभी का ये जो टाइम है ना, अभी देखो मतलब कुल मिला करके ये ऐसा फेज है आप लोगों को कि आपके मोबाइल जो हैं आपके लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट हो चुके हैं। आप चाहोगे तो पर भी आप अवॉइड नहीं कर सकते उसको। कुछ लोग अवॉइड कर लेंगे कि नहीं हम मोबाइल बिल्कुल नहीं छूना है करके, लेकिन फिर उस समय हो जाएगा कि भाई हम घर से बाहर रहते हैं। कई लोग होंगे घर छोड़ के, घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं पीजी में, घर वालों को चिंता होगी, घर वालों को बताना भी है कि हम सही सलामत हैं, हम ठीक से हैं। कोई लोगों को उनसे बात करनी भी जरूरी है, ठीक है। तो कुछ जेन्युइन रीजन से भी आपको देखना पड़ता है। कई बार नोट्स आते हैं तो आपको देखना है, तो मोबाइल से आप, लेकिन आप नोट्स देखने के लिए खोजोगे, जैसे ही आप पीडीएफ ओपन करते तक ऊपर में एक और नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस नोटिफिकेशन को क्लिक करते करते एक लिंक आया यूट्यूब का, लिंक में गए, अच्छा हाँ ये तो वीडियो है, अच्छा वीडियो है, पढ़ाई वाला है, पढ़ते 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 उसमें ऐड आया दूसरे वीडियो का, क्लिक किए पहुंच गए रील्स पे, फिर एक रील से स्वाइप दूसरा, दूसरे से स्वाइप तीसरा, तीसरे से पहुंच गए इंस्टाग्राम। कहां शुरू किए थे आप पीडीएफ पढ़ना, कहां पहुंच गए रील्स पे। ये जेन्युइन है, ये होता ही है, ठीक है। फिर अगर आप कोशिश करोगे कि नहीं मेरे को पढ़ाई करनी है, और स्ट्रेस लोगे वहां पे, पढ़ाई करनी है, मोबाइल छोड़ना है, तो छूटेगा भी वो नहीं, पकड़े आएगा ये भी नहीं, फिर आप उस डायलेमा में न ये न वो दोनों की तरफ से बीच में हो जाओगे, ठीक है। तो आपको अपने आप को समझना है, आपको अपने आप को समझना है। आपको पता है कि ये भी नहीं छूट रहा है, ठीक है, तो उसको छोड़ने में एनर्जी लगाने की बजाय उसको यूटिलाइज करने में एनर्जी लगाओ। आओ, तुम भी आओ, लेकिन तुम हमारी शर्तों पे आओ, हमारे तरीके से आओ। समझ आ रहा है? जो चीज जिसको आपको दूर करने में ज्यादा तकलीफ हो रही हो ना, दूर मत करो, उसको अपनी शर्तों पे अपने पास रखो, क्योंकि आप अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट करोगे। यूटिलाइज योर एनर्जी इन सम अदर थिंग्स, वो एनर्जी आप यूज कर सकते हो। कैसे करोगे? बस यही करना है आपको, ये छोड़ना है, ये करना है,
आपके पास गूगल है, आपके पास में आप जब टाइप करते हो यूनिकोड कीबोर्ड से करते हो, सबके पास यूनिक कीबोर्ड है ना, गूगल इंडिक कीबोर्ड मोबाइल में सबके वही है। जब भी आप टाइप करते हो तो आप देखो, अगर आपको लिखना हो प्रिटेंड तो आप PRE लिखोगे तो आपके पास में एक आ जाएगा PREVENT, PRETEND, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन आपके सामने वो गूगल दे देता है। फिर आपको पता था आपको प्रिटेंड लिखना है तो आप इस पे क्लिक करते हो और फिर वो आपका प्रिटेंड लिखा जाता है। तो आपको सही स्पेलिंग वो खुद बता देता है। आप PRE टाइप करते हो तो आपको ऑप्शन पता चल जाता है, ठीक है, लेकिन आप उसको देख के क्लिक मत करो, आप उसको देख देख के लिख लो PRETEND। हाँ, ये होगा कि सामने वाला आपको बोलेगा कि तू बहुत लेट रिप्लाई देती है, बट उसके दुर्घटना से देर भली, ठीक है। आपके 1 सेकेंड की देरी आपको एक आंसर, एक क्वेश्चन सही करा सकता है, और वो भी बिना पढ़े, वो भी बिना पढ़े। इसके लिए आपको अलग से बैठ के पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। जो आप नॉर्मल डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, खेल खेल में बदलो दुनिया वाली स्थिति है ये, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो एट दी मोमेंट अपने आप के लिए। तो अपनी शर्तों पे लेके आना है उसको अपने पास। जब भी आप स्टेटमेंट्स लिखो, सेंटेंसेस लिखो, ट्राई टू राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी जब पहली बार मेरी फ्रेंड मेरे को ऐसा लिखती है, मैं बोली ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो फिर वो पूछती है, फिर से पूछ रही है कि, मैं बोली क्या है, क्या मतलब क्या है, तो बोलती है छोड़ रहे थे तेरे को बोलना। फिर वो मेरे को ऑडियो क्लिप भेज रही है, तो मैं बोली अच्छा ओके ये मतलब है। फिर मैं उसको पूरा लिख करके भेजी, ठीक है। तो अब काफी ऐसे दोस्त हैं मेरे जो मेरे से चैट करना बंद कर चुके हैं सिर्फ इन्हीं रीजंस की वजह से कि मैं एक तो लेट रिप्लाई देती हूँ और उसके ऊपर से बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखती हूँ, बट आई डोंट माइंड। जहां तक मेरे लिए वो सही है देन इट्स ओके, ठीक है। तुमको अगर टाइप करने में दिक्कत होती है तुम कॉल कर लो यार मेरे को, मैं 2 मिनट तुमसे बात कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन इस चीज को मैं नहीं चेंज करूंगी, ठीक है। मेरे को 2 दिन लगे इसको समझने में कि ये क्या है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर उन चीजों को आप अपनी शर्तों पे डाल के लेके आओगे तो ये भी आपके वही फ्रेंड बनेंगे, और FRIEND वाले फ्रेंड बनेंगे, FRD वाले फ्रेंड नहीं बनेंगे। ये फ्रेंड फ्रॉड भी हो सकता है ना, फ्रॉड भी हो सकता है। उसकी स्पेलिंग क्या है, मैं यहाँ पे AU जोड़ दूं, तो अब आप देखना अपनी फ्रेंड को आप फ्रेंड बोल रहे हो कि फ्रॉड बोल रहे हो। ऐसे बोलने वाले फ्रॉड है, याद रखना, वैसे ही बोलने वाले फ्रेंड है आपके। समझ में आ रहा है। बहुत सारे ये तो सिंपल से वर्ड्स हैं। जैसे इस बार का अगर आप PSC देखोगे तो कमिटी पूछा है स्पेलिंग में, कमिटी जिसका मतलब पता नहीं कितने बार, हजारों लाखों बार आप लोगों ने देखा होगा, वो PSC में पूछा था कमिटी, बट आई एम श्योर 40% लोग उसको भी गलत किए होंगे। आप क्या उन 40% में आते हैं? क्या आप 5वीं पेज से तेज हैं? बताओ कमिटी का स्पेलिंग, COMMI। हाँ लिख के देखो, देखे यहाँ फंस गए ना, कॉफी, DOFFEE। इसे डबल वाले में ना ज्यादातर हम लोग फंसते हैं, ठीक है। तो देखे अगर हम लोग कमिटी को CMTE लिख देते, CM कमिटी ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, व्हाट्सएप लैंग्वेज कमिटी, ठीक है। तो देखो 1 नंबर आ रहा है PSC में, 1 नंबर, सोच लो PSC में 1 नंबर कितना बड़ा काम कर सकता है। और आपके व्यापम के एग्जाम्स में भी 1 नंबर, आपको पता है ना पॉइंट्स में भी कितने लोग आ जाते हैं, 1 नंबर बिना पढ़े चाहिए। तो ये अपना लो, मेरा तरीका अपना लो। सेंटेंसेस लिखना है, फुल सेंटेंसेस यूज करो। एक और मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, ग्रामरली। grammarly.com। आप लोग मेल्स वगैरह लिखते हो या नॉर्मल सेंटेंसेस वगैरह लिखते हो, grammarly.com को आपको इंस्टॉल करना है। अब ये एंड्रॉइड वर्जन से या मोबाइल पे भी आ गया है, ठीक है।
पहले डेस्कटॉप तक था, ईमेल राइटिंग के लिए था, तो ये इतना अच्छा काम करता है क्योंकि मैं पर्सनली इसको यूज कर रही हूँ, तो आई नो दैट। जैसे हम लोग लिखते हैं सेंटेंसेस, मैक्सिमम टाइम हम लोग टेंसेस में गड़बड़ कर देते हैं, मैक्सिमम टाइम हम लोग हैज की जगह हैव लगा देते हैं, हैड लगा देते हैं, ठीक है। आपने जो भी सेंटेंस लिखा grammarly.com उसको वहां पे वो पूरा ऐसे रेड, ऐसे यहाँ पे एक ऐसे दिखाएगा, एरर 1 2 3 ऐसे करके, एक एरर 2 एरर। इसको जब आप क्लिक करोगे ना तो ये जगह में आप उसको वो अपने आप सही कर देगा, ठीक है। अब सही कर दिया तो आपका मेहनत बचा दिया, तो आपको उसको थैंक यू बोलना है। थैंक यू कैसे बोलना है, उसको पढ़ो, एक्चुअली उसने क्या लिखा, आपने क्या गलत किया। फिर आप सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीख जाओगे, सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीख जाओगे। उसका वही तरीका, जब आपको पढ़ने का मन ना करे, जब आप पढ़ पढ़ के थक जाओ, तब आप इन चीजों को अप्लाई करके पढ़ सकते हो। मतलब रेस्टिंग पीरियड में भी आपको पढ़ाई करनी है, जो आप रेस्ट पीरियड लेते हो वो रेस्ट पीरियड में भी आपको पढ़ाई करनी है। तो आप क्या करो, आप कोई सा भी, अब कुछ भी, मतलब मैं इसके लिए बाउंडेशन ऐसे नहीं डालती क्योंकि जो आपका एंटरटेनमेंट मेथड है आप उसी को अपनाओ, अपनी शर्तों पे उसी को अपनाओ। थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आपको, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आपको। बस आप क्या करो, आपको कोई पैराग्राफ दिख रहा है, आप मोबाइल पे उसको जो है ना टाइप करना चालू करो, मेल सेक्शन में चले जाओ, मेल्स में टाइप करना चालू कर दो या वर्ड में टाइप करना चालू कर दो, grammarly.com रहेगा, आपको सेंटेंसेस अपने आप समझ में आएगा। ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी हॉस्टल वार्डन वाले में तो ट्रांसलेशन नहीं आता, जैसे एसआई का पेपर हुआ था, व्यापम ने ही लिया था, एसआई में ट्रांसलेशन आता है, स्टेटमेंट्स को हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। सीजीपीएससी में भी पूछता है पैराग्राफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट करने के लिए। आप ये आपको बोलने के लिए भी आता है, जैसे आपको बोलना है तो जनरली जब आप इंग्लिश बोलते हैं ना तो आप इंग्लिश नहीं बोल रहे होते हैं, आप मन में सोचते हो हिंदी में, उसको भेजते हो यहाँ पे, बोलते हो तुम ट्रांसलेट करके दो, फिर वो ट्रांसलेट करके देता है, फिर वो यहाँ से आता है और बाहर निकलता है। तो अल्टीमेटली हम हिंदी को ही ट्रांसलेट करके बोलते हैं, वी आर नॉट, क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस वैसी है, क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस वैसी है। थॉट प्रोसेस हम सोचते हिंदी में ही है अल्टीमेटली, जस्ट बिकॉज इट्स आवर मदर टंग, तो यस इट्स ओके, इट विल हैपन, हमेशा होगा। मैं आज बोल दूंगी कि आप थॉट इंग्लिश बोलना चालू करो, इंग्लिश की तरह बिहेव करना चालू करो, कि आप उसको इनकॉर्पोरेट करो, तो बस आप ट्रांसलेशन मोड पे ही आओगे, आप उसके थॉट प्रोसेस में कभी ला ही नहीं पाओगे। थॉट प्रोसेस में लाना है कोई भी चीज को, तो उसको आपको बेसिक से आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो जब आप ट्रांसलेट करें तो जो भी आपको लगता है कि ये सेंटेंस, आप उसको लिखो, ठीक है, grammarly.com आप उसको ट्रांसलेट करके जो आपको लग रहा है आप उसको लिखो, grammarly.com आप उसको सही सेंटेंस बता देगा आपको, फिर आपको समझ में आएगा कि ये सही सेंटेंस है। उसको अगले 4 से 5 दिन तक उसको यूज करो, सही चीज को, आपको 6वीं बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद आएगा। आपकी स्पोकन इंग्लिश भी वैसे ही सुधरेगी, स्पोकन इंग्लिश भी वैसे ही सुधरेगी। प्लस स्पेलिंग, स्पेलिंग तो आपका एग्जाम में है ही, पूछता ही है, करना ही है आपको, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ क्लास में करवाऊँ तो मैं क्या करवा सकती हूँ, कमिटी की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, स्पेलिंग लिखा ही सकती हूँ। कहाँ फंस रहे हो अब, कई लोग हो सकता है, देखो आप लोग डबल एम में नहीं फंसे, आप लोग इधर फंसे, ठीक है। अब मुझे क्या पता आप लोग कहाँ फंस रहे हो, डबल एम नहीं याद आ रहा है आपको, कि डबल टी नहीं याद आ रहा है आपको, कि डबल ई नहीं याद आ रहा है आपको, समझ आ रहा है ना, वो तो आप ही जानो, मैं तो ज्यादा से ज्यादा कमिटी की स्पेलिंग लिख दूंगी, समझ आ रहा है। तो टेक्निक्स आपको वोकैबुलरी सेक्शन में, इसीलिए आपके एफर्ट्स जरूरी हैं, और एफर्ट्स को भी एफर्टलेस तरीके से करना है, ठीक है। मेहनत आपको उन चीजों को यूज करना है जहां आपको लगता है कि इसमें मेरे को मेहनत नहीं लगती है, आप उनको यूटिलाइज करो, ठीक है। रूल्स याद नहीं होते, इतने आंसर्स याद नहीं होते, गाना एक बार में याद हो जाता है, तो आप उसको यूटिलाइज करो ना। जब आपको पता है कि आपका माइंड उस प्रोसेस पे काम कर रहा है कि आपको गाने जल्दी याद हो रहे हैं, गाने के लिरिक्स चेंज कर लो भाई, उसको, उससे कौन रोक रहा है आपको, गाने के लिरिक्स चेंज कर लो, बना लो अपना, वो याद रहेगा आपको लंबे समय तक। और जब 4 लोगों को सुनाओगे ना तो सुनाने में भी मजा आएगा, और उसको सुनने वाले को भी ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा, अच्छा उसने मुझे सुनाया था। एक वर्ड मैं लगभग वोकैबुलरी की हर क्लास जब भी डिस्कस करती हूँ, इसको बहुत डिस्कस करती हूँ, रिपीटेटिव मोड पे मेरे को याद हो गया, ज़ील, ज़ील वर्ड सुने, ज़ील, ज़ील का मतलब होता है जोश, पैशन, इसका सिनोनिम है पैशन, जोश। तो गाना आया था ना, हम भी हैं जोश में,
बातें कर होश में, चेंज कर लो इसको, हम भी हैं झील में, बातें कर फील में। ठीक है, तो सेम टू सेम आपने चेंज किया, वर्ड को चेंज किया, आपको झील का मतलब समझ आ गया। हम भी हैं जोश में, हम भी हैं झील में, पैरोडी बना लिया हमने। जोश में को, जोश को होश से जोड़ दिया तो हमने झील को फील से जोड़ लिया, राइमिंग लगा ली अपनी। समझ में आ रहा है? सिर्फ टेक्निक्स बता रही हूँ कैसे आप कर सकते हो, इससे बेटर टेक्निक्स भी आप यूज कर सकते हो, नो डाउट मेरी टेक्निक बेस्ट है नहीं है। ठीक है, ये तो जो मैंने यूज किया, जो मैं अप्लाई करी हूँ और करके सीखी हूँ, वो मैं आपको सिखा रही हूँ। अल्टीमेटली आपको अपने से नई नई टेक्निक्स आप बना सकते हो, निमोनिक्स बना सकते हो। इवन जैसे हिस्ट्री वगैरह को भी याद करने के आप निमोनिक्स बनाते हो ना, हिस्ट्री को, पॉलिटी को याद करने के निमोनिक्स बनाते हो। पूरे 10 शेड्यूल्स याद है पॉलिटी के? पॉलिटी पढ़ चुके कि नहीं? शेड्यूल्स है ना, 12 शेड्यूल्स याद है? 12 के 12 याद किए हो? बोलो कि नहीं, बाकी लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, याद है कि नहीं है ना? पहला वाला क्या है? सेकंड क्या है? थर्ड? सेकंड वेतन है कि थर्ड वेतन है? देखिए देखिए हाँ हाँ और 7 है वो सूची विभाजन है, 8 भाषा है, 9 है पंचायत है और 9 भूमि सुधार भूमि सुधार, दल बदल 10, 11 पंचायत, 12 नगर निगम म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे 12। इसके भी आपने कुछ निमोनिक्स बनाए होंगे, निमोनिक्स से याद कर सकते हो वैसे। तो जब वही चीजें आपको इनमें भी यूज करनी है, बस मैं वही बोल रही हूँ। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में याद करो। हिंदी मीडियम वाले हिंदी फॉर्मेट में याद करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश फॉर्मेट में याद करते हैं। ठीक है, टेरिटरीज, इमोल्यूमेंट्स, ओथ्स एंड अफर्मेशंस, राज्यसभा सीट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, एंटी डिफेक्शन, लैंड रिफॉर्म्स, ऐसे करके याद करोगे। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हिंदी में याद करना, इंग्लिश में याद करना, सब आपका अपना अपना पर्सनल है, पर्सनल चॉइस है। जैसे अभी आपको मैंने बस आपसे पूछा कि क्या होता है, अब आपने इसको कैसे याद किया मैंने नहीं पूछा आपसे, कोई भी नहीं पूछेगा आपसे, बस आपसे पूछेगा 7वें नंबर पे क्या है, 9वें नंबर पे क्या है, 12वें नंबर पे क्या है आपको पता चल गया, फिर क्या कहाँ से आया वो नहीं पूछेगा कोई। तो आपको यही चीज अपनी करनी, और ये जो टेक्निक है केवल इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, हर जगह आप यूज कर सकते हो। पॉलिटी में भी ये टेक्निक्स यूज कर सकते हो, हिस्ट्री में यूज कर सकते हो, हिंदी में पर्यायवाची याद करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, बस टेक्निक है कि कैसे याद करना है, उसको आप जितनी ज्यादा इनकॉर्पोरेट करोगे अपने डेली लाइफ में, जितने ज्यादा यूज टू बनोगे उन चीजों के साथ, वो आपको उतने लंबे समय तक याद रहेगी, स्ट्रेस फ्री तरीके से। एफर्ट्स लगाने हैं लेकिन एफर्टलेस तरीकों के लिए, एफर्टलेसली आपको याद हो जाएगा, वो याद रहेगा। नहीं तो फिर आज तो आप याद कर लोगे, फिर 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन से चौथे दिन जब नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ने लगेंगे तो याद होना मुश्किल हो जाएगा, और फिर उसको मतलब मिक्सअप करना भी मुश्किल हो जाएगा, मैच करना वो बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी। इसका ये भी तो सुना था, ये भी तो सुना था, लेकिन क्या सुने थे वो याद नहीं आएगा। समझ आ रहा है ना? तो जो वोकैबुलरी वाली जो सेक्शन है उसको आप कर सकते हो उसमें। ऐसे ही आप उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच से याद करो, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच से याद करो, वर्ड्स को उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच से याद करोगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ, कल हम लोगों ने नाउन पढ़ा था, याद है? नाउन में हम लोग कैसे नाउन बना रहे थे, एडजेक्टिव से कैसे नाउन बना रहे थे, वर्ब से, वाला साइड देखे थे, याद है? तो हम लोगों ने कई जगहों पे क्या देखा था, जैसे हम लोगों ने देखा था पे से बना था पेमेंट, पेमेंट, मैनेज मैनेजमेंट, आर्ग्यू आर्ग्यूमेंट, इम्प्रूव डेवलप, सब जगह में क्या कॉमन है? मेंट। वर्ड जिनके भी एंड में MENT लगा दिखा नाउन होता है। ठीक है, अब आपको कोई ऐसा वर्ड मिले जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आप MENT देख के ये समझ पाओगे कि ये नाउन है, मतलब किसी ना किसी चीज का नाम है, किसी ना किसी चीज का नाम है। MENT वर्ड जिनके एंड में लगा होता है हुड,
ब्रदर ब्रदरहुड, चाइल्ड चाइल्डहुड, मदर मदरहुड, फादर फादरहुड, सिस्टर सिस्टरहुड। जिस भी वर्ड के एंड में हुड लगा दिखा समझ जाना नाउन है, ठीक है। जिस भी वर्ड के एंड में CE लगा दिखा, CE वाले वर्ड्स भी याद किए थे, याद है? प्रैक्टिस, अदरवाइज, एब्सेंट, एब्सेंट से एब्सेंस बना था, एक्सीलेंट से एक्सीलेंस बना था, ठीक है ना। तो वर्ड जिनके एंड में CE लगा हो, ये ऐसे कुछ शॉर्टकट्स हैं, ट्रिक्स हैं जिसको आप वर्ड्स को देखते साथ ही पहचान जाओगे, ठीक है। वर्ड्स जिनके एंड में शिप लगा होता है, पार्टनर पार्टनरशिप, फ्रेंड फ्रेंडशिप, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी वर्ड के एंड में शिप लगा हो, जिस भी वर्ड के एंड हुड लगा हो, जिस भी वर्ड के एंड में TH लगा होता है, लेंथ लेंथ, लॉन्ग से लेंथ, ब्रेड विड्थ डेप्थ, वर्ड जिनके एंड में TH लगा हुआ होता है, ठीक है। और जैसे वर्ड जिनके एंड में AGE लिखा हुआ होता है, हेल्पेज, फाउंडेशन, बॉन्डेज, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ सफिक्सेस हैं, ठीक है। सफिक्सेस याद कर लिए, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच याद हो जाएंगे। जिस भी वर्ड के एंड में AG, MENT, SHIP, ये तो नाउन हुए। अब मान लो कुछ ऐसे वर्ड जिनके एंड में IC लगा हो, हीरो हीरोइक, पेट्रियट पेट्रियोटिक, पेट्रियोटिक सॉन्ग होता है, हीरोइक एक्शन होता है, ठीक है। हीरो क्या है? नाउन है। हीरो जो काम करता है वो क्या हो जाता है? हीरोइक एक्शंस, ठीक है, हीरो के द्वारा काम हुआ है। जैसे पेट्रियट, पेट्रियट का मतलब देशभक्त, पेट्रियट मतलब देशभक्त, ठीक है। पेट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति गीत, पेट्रियोटिक डांस, देशभक्ति नृत्य, याद है? 15 अगस्त और 26 जनवरी को पेट्रियोटिक सॉन्ग और पेट्रियोटिक डांस होता था, है ना, मेरे देश की धरती सभी गाएंगे, ठीक है। तो ये सब पेट्रियोटिक, पेट्रियट से बना। रोमांस, रोमांटिक, रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, रोमांटिक मूवीज होती हैं। रोमांटिक वर्ड जिनके भी एंड में लगा है IC, सारा का सारा एडजेक्टिव, क्या बना? एडजेक्टिव। वर्ड्स जिनके एंड में ISH लगा हो, चाइल्ड, चाइल्डिश, फूल, फुलिश, जैसे उसका बोलते ना चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा हो, डोंट एक्ट चाइल्डिश, दैट मीन्स चाइल्डिश, बचपना, बचपन, बचपन बोलेंगे चाइल्डहुड, बच्चा है चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, बचपन इज चाइल्डहुड, बचपना यानी कि बचपन वाले बिहेवियर को बचपना बोल देते हैं, ठीक है, बचपना चाइल्डिश। फूल बेवकूफ, फूलिश बेवकूफी भरी हरकतें, फूलिश एक्टिविटीज। जिस भी वर्ड के एंड में ISH लगा दिखा आप समझ जाना एडजेक्टिव है, समझ आ रहा है ना, ठीक। जिस भी वर्ड के सामने प्रीफिक्स लगा EN, एबल, एबल मतलब कल ही पढ़े थे, एबल एबिलिटी, योग्य, एनेबल। आप जाके बोलते हो ना मैडम हमारा वीडियो नहीं दिख रहा है, प्लीज इनेबल कर दीजिए, आपको इनेबल कर दिया गया है, अब आप देख सकते। इनेबल पढ़ते सुनते, इनेबल, इनेबल का मतलब वर्ब, काम है वो, वर्ब हो गया। करेज, करेज मतलब साहस, एनकरेज, प्लीज एनकरेज अस, एनकरेज साहस देना, साहस, साहसी बनाना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना, समझ में आ रहा है? काम है एनकरेज। श्योर, एनश्योर, एबल, एनेबल। तो ये EN वर्ड जिसके भी सामने लगता है तो वर्ब बन जाता है। एबल से एबल, एबल बना, एबल था हमारा क्या? एडजेक्टिव। एबल से एबिलिटी बनाया हमने नाउन, एबल से एनेबल हमने बनाया वर्ब। समझ आ रहा है? अलग 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 तरीके से। अब आपको वर्ड्स दिखेंगे, जिस भी वर्ड के एंड में LY लगा दिखा, LY लगा दिखा, तुरंत समझ जाना है वो क्या है? एडवर्ब है। LY लगे वाले सारे वर्ड्स क्या है? एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब। स्लो, ही इज वेरी स्लो, वो बहुत धीरे कर, ही वर्क्स स्लोली, वो धीरंत है,
ठीक है, वो हर काम को धीरे से करता है, तो स्लोली, ठीक है। स्मार्ट, दिस इज अ स्मार्टफोन, इट एक्ट्स स्मार्टली। तो जिस भी वर्ड के एंड में लगा उसके काम करने का तरीका, उस तरीके से, स्मार्ट तरीके से। शी इज वेरी ब्यूटिफुल, शी हैज ड्रेस्ड हरसेल्फ ब्यूटिफुली, वो बहुत सुंदर है, लेकिन उसने वो जो तैयार हुई है बहुत सुंदर तरीके से तैयार हुई है। तो सुंदर तरीका, तैयार होने का, तैयार होना काम, काम का तरीका, क्रिया विशेषण, एडवर्ब। तो वर्ड्स को हम उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी याद कर सकते हैं। ऐसे हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्रीगेशन समझ में आया तो नए वर्ड्स को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी वर्ड बनता है, आपको पता है, आपको हिंदी में भी यही चीज पढ़ते हो, इंग्लिश में भी सेम चीजें पढ़ रहे हो, कुछ नया नहीं है। हिंदी ग्रामर में भी आपने पढ़ा है शब्द रचना, एक मूल शब्द होता है, उस मूल शब्द में कुछ उपसर्ग लगाते हो, कुछ प्रत्यय लगाते हो और नए शब्दों का निर्माण करते हो, पढ़े हो कि नहीं? सेम चीज तो इंग्लिश में भी है, अलग क्या है? हाँ, मेन एक रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड के पहले लगने वाले शब्दों को क्या बोलते हो? उपसर्ग को इंग्लिश में क्या देते हैं? प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, जो फिक्स हो जाए किसी के पहले, तो प्री में फिक्स होने वाले को प्रीफिक्स, यानी कि किसी मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दों को, जिसे हिंदी में हम उपसर्ग कहते हैं, वो हिंदी इंग्लिश में हमारे प्रीफिक्स हैं। मूल शब्दों के बाद लगने वाले शब्द प्रत्यय, प्रत्यय को हम क्या बोल देते हैं? सफिक्स। सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो हिंदी में भी जब आपको शब्द रचना पढ़नी होती है तो आप कुछ मूल शब्द याद करते हो, कुछ उपसर्ग याद करते हो, कुछ प्रत्यय याद करते हो। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन से शब्द में इया प्रत्यय लगा है, बताइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इया प्रत्यय किस में लगा है? आला प्रत्यय लगने वाले शब्द बताइए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको प्रत्यय और उपसर्ग का अगर नॉलेज है, इला कब लगता है, इया कब लगता है, वो जब आपको पता है, आइन कब लगता है, तब आप आसानी से लगा लेते हो। सेम गोज विद इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, कुछ नया नहीं है। आप प्रीफिक्स याद करो, सफिक्स याद करो। जैसे एक प्रीफिक्स है अन, UN अन, अन लगा करके वर्ड्स के साथ में बनाते हैं। जैसे कोई भी चीज रियल है और जो रियल नहीं वो, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं वो अनइम्पॉर्टेंट। हैप्पी, जो हैप्पी नहीं है वो अनहैप्पी। ठीक है, अन जिस भी वर्ड के सामने में लगा, एक तो उसका ऑपोजिट बना देता है, दूसरा नेगेटिव बना देता है। वैसे ही डिस, DIS डिस, ठीक है। अपीयर, डिसअपियर। अपीयर मतलब दिखना, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। तो डिस जिस भी वर्ड के सामने लग गया वो लगा देगा, उसका नेगेटिव वर्ड पता चलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वर्ड्स को सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस से याद कर सकते हो। जैसे एक वर्ड है फोबिया, किसी के भी सफिक्स में लग जाता है, ये सफिक्स है फोबिया। फोबिया मतलब डर, फोबिया का मतलब होता है एक्सेसिव डर, ठीक है। एक्सेसिव डर, किसी भी शब्द में एक्सेसिव डर, फोबिया लग गया मतलब उसका डर, ठीक है। तो ऐसे अलग से बहुत सारे फोबियाज होते हैं, बैटोफोबिया, मैनोफोबिया, ठीक है। उसके उल्टा हो जाता है, फोबिया का उल्टा, फोबिया क्या उल्टा? मेनिया, MANIA, मेनिया। मेनिया मतलब किसी चीज के लिए अत्यधिक पागलपन, पागलपन, कोई चीज के लिए पागलपन। तो जिस भी वर्ड के एंड में कहीं मेनिया लगा दिखा मतलब उसका उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। मूल शब्द जैसे रूट वर्ड याद करना है, हाइडल या हाइड्रो, हाइडल या हाइड्रो वाटर से रिलेटेड है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ठीक, तो जिस भी वर्ड के साथ में हाइड्रो लगा या हाइडल लगा, समझ में आ जाएगा कि ये पानी से रिलेटेड है। फोटो, फोटो लगा मतलब इमेज से रिलेटेड है। ऑटो, ऑटो मतलब लगा अपने आप चलने वाला, जैसे बोलते हैं ना ऑटो रिक्शा, ऑटोमेटिक मशीन। समझ आ रहा है? तो ये ऐसे कुछ प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, ये सब करके हम लोग जो है वर्ड्स को याद कर सकते हैं। आप उनके समझ सकते हो, उनका मीनिंग समझ सकते हो, वो क्या बताना चाह रहे हैं वो समझ में आने लगेगा। समझ में आ पा रहा है क्या बताना चाह रही हूँ? ठीक है, टेक्निक्स बता रही हूँ बस कैसे आपको पढ़ना है। अल्टीमेटली आपको करना वही है। हिंदी ग्रामर में, हिंदी में जो टेक्निक्स यूज कर करके इतना किए हो
सेम टेक्निक थोड़ा सा इसके साथ भी लगा लेना, इंग्लिश के साथ में भी काफ़ी सारी चीज़ें वहीं हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो वोकैबुलरी सेक्शन में आपको सिनोनिम एंटोनिम कैसे करना है बता दिया मैंने, स्पेलिंग्स कैसे करना है बता दिया मैंने आपको, इडियम्स एंड फ्रेजेस कैसे करना है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, वोकैबुलरी में और क्या था, बस इतना ही तो था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक रह गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अपने ऊपर ही है। जब भी हमको जब फ्रेज बोलना हो तो फ्रेज के लिए एक वर्ड यूज कर लिया जाए। हम अपने डेली लाइफ लैंग्वेज में ही जो हम बातें करते हैं, जो हम लिखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम बोलते हैं, उनमें ही हम उन चीजों को इनकॉर्पोरेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो पीएससी का मेंस का पेपर हुआ था उसमें एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा था, अ प्लेस वेयर डिफरेंट क्या बोलना चाहिए, आर्ट्स आर केप्ट, ऐसे करके था, एग्जिबिटेड लिखा हुआ था। एग्जैक्टली मेरे को सेंटेंस याद नहीं आ रहा है अभी। अ प्लेस वेयर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड आर्ट्स इमेजेस आर केप्ट, एग्जिबिटेड ऐसे कुछ था। तो उसका आंसर था म्यूजियम या एग्जिबिशन। ठीक है, तो ये म्यूजियम या एग्जीबिशन कोई नया शब्द तो नहीं है हमारे लिए, हम लोग बोलते ही हैं। हम गए थे म्यूजियम घूमने, हम गए थे एग्जीबिशन देखने, तो जैसे ही हमने म्यूजियम घूमने गए बोले, हमें 1 सेकेंड लगेगा एक स्टेटमेंट और बनाने के लिए। ऐसी जगह जहां सारी चीजों को दिखाया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, म्यूजियम। तो आपने दिमाग में वो चीज को वन वर्ड बना लिया, बिठा लिया, तो फिर आपको वो चीज मतलब कुल मिलाकर के बस मेरा एक ना 5 रूल याद करना है। 5 रूल मतलब अगले 5 दिनों तक अलग अलग प्रकार से उसको बार बार यूज करना है। 6वें दिन ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। कोई भी चीज याद करने का ये टेक्निक अपना के देखो, आई होप आपके लिए भी काम करेगा। मेरे लिए तो किया है, करता है, आई होप आपके लिए भी करेगा। कोशिश करके देखो, कोई भी, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा, उसको आप अपने डेली लाइफ में अब उसका आप अलग अलग 5 तरीके से यूज करना चालू करो, या 5 से 10 बार उसको बोलो। अगले 5 दिन तक पूरा फोकस उसके ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो डेली सब करना है आपको। डेली 1 से 2 वर्ड याद कर लो, तो वर्ड में सिनोनिम और एंटोनिम दोनों एक साथ आ जाता है। ठीक है, 1 से 2 इडियम याद कर लो और 1 से 2 वन वर्ड याद कर लो। ज्यादा बर्डन नहीं होगा आपके लिए, 5 ही चीजें आएंगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो वो आपके लिए इजी भी होगा। अब एक दिन बैठ करके मैं सोचोगे कि मैं पूरा का पूरा 1 पेज 2 पेज पढ़ लूंगी एक साथ में, तो नहीं हो पाएगा, वो बर्डन क्रिएट करेगा। तो अपने माइंड में बर्डन नहीं देना है, बस आपको उसको अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, आपको पता है करंट इवेंट्स में आप लोगों के पास में डेज एंड डेट्स भी पूछा जाता है, पूछता है ना, ये डे एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, लेप्रेसी डे कब होता है, ये सब डेज एंड डेट्स पूछता ही है। ठीक है, तो इसका एक तो तरीका होता है रट लो या तो रट लो। ठीक है, मैं क्या करती थी पता है, मेरे को जिस दिन जो डेट याद करनी होती थी, जो डेट रहता था, आज जैसे ये डे है, आज मान लो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ठीक है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे एक छोटा सा स्टेटस लगा लेती थी। ठीक है, फेसबुक पे जिसपे भी आप स्टेटस, तो फेसबुक की तो एक आदत है कि वो मेमोरीज बताता है आपको, 1 साल पहले आज ही के दिन आपने क्या किया था, क्या अपडेट किया था, सब बताता है। ठीक है, तो एक तो आप जैसे ही आपने स्टेटस डाला, स्टेटस डालने के एक ह्यूमन नेचर है, हम जब कभी भी कोई भी स्टेटस अपना ही फोटो डालेंगे, कोई स्टेटस डालेंगे, तो हर आधे घंटे में एक बार चेक करते हैं कितने लाइक्स बढ़े, कितने कमेंट्स आए, होता है ना। ठीक है, नेचुरल है, इससे अब नहीं मैम हम तो ऐसा नहीं कर सकते, वो झूठ बोल रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई बोल रहे हो ना कि नहीं मैम हम तो बिल्कुल ऐसा नहीं करते, वो पक्का झूठ बोल रहे हो। ठीक है, हर कोई यही करते हो। तो जैसे ही आपने आज डाला, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ठीक है, तो देखो चीजों को आप कैसे रिलेट करके याद कर सकते हो। आज मान लीजिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अगर किसी ने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बना रहा है, कोई मनाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ काम होगा उसके ऊपर, है ना। कहीं कुछ सेलिब्रेट कर रहे होंगे एनवायरनमेंट डे पे, तो स्पेशली कुछ ना कुछ समिट होता है, किसी ना किसी थीम होती है हर साल की। ठीक है, तो आपको आधा घंटा लगेगा सुबह की न्यूज में, जब आप छानोगे ये चीज कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे क्या क्या काम हुआ। ये करंट अफेयर्स का भी हिस्सा है आपका। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे यहाँ पे न्यूयॉर्क में ये समिट किया गया और इसका ये थीम था, इस थीम पे काम करना है, खत्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मान लीजिए इस साल का थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास।
ठीक है, आप स्टेटस लगा लो, वर्ल्ड एनवायरनमेंट, अपनी फोटो खींच लो, उसके साथ में ज्यादा मजा आएगा। सेल्फी ले लो, पेड़ लगा रहे हैं हम, सेल्फी ले लो। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आज का थीम है सतत विकास। अब हम सतत विकास, अपने पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे, सतत विकास करेंगे पढ़ाई में, कुछ भी XYZ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। स्टेटस डाले, आप जितनी बार उस स्टेटस को बार बार देखोगे, अपनी ही बनाई हुई चीज को बार बार देखोगे, वो आपको याद रहेगा। आपके इस मतलब स्टेप से दूसरों को भी याद होगा। जो आपका स्टेटस लाइक कर रहे हैं, वो आपका स्टेटस पढ़ के लाइक कर रहे हैं, उसको भी समझ, अच्छा आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ओके ठीक है। फिर 1 साल बाद अगर आप भूल गए तो वो फेसबुक वापस से याद दिला देगा आपको, फिर आप दोबारा से स्टेटस डाल लो। टाइम हो गया क्या? हाँ 11:30 हो गया, ठीक है। फिर आप दोबारा से उसको स्टेटस डाल लोगे, वापस से रिपीट कर लो और एक इस साल का नया थीम ऐड कर लो। उस पे मेमोरीज दिखाता है आपको, दिस डे 1 ईयर अगो ऐसे करके, तो ये दिखा दिया आपका। उसके ऊपर में आपको कुछ जब शेयर करते हो तो दिखाता है वांट टू राइट समथिंग और नॉट, वहां पे इस साल का थीम ऐड कर दो। उसमें इस साल इस थीम पे बनाया गया। फिर जब आप उसके लाइक और कमेंट देखने जाओगे तो आपको पिछले साल का थीम प्लस इस साल का थीम याद आ जाएगा। ये आपको इंटरनली डेवलप करते जाएगा। समझ में आ रहा है? कल दिन आप पीएससी क्वालिफाई करके आप इंटरव्यूअर के सामने इंटरव्यू बोर्ड पे बैठे हो और आपसे उसने एनवायरनमेंट के ऊपर चर्चा कर दी, तो फिर तो भाई उनको पूरा आंसर मिलेगा। हाँ, एनवायरनमेंट डे यहाँ मनाया जाता है, लास्ट ईयर का थीम ऐसा था, लास्ट ईयर में इतना कुछ इन्होंने अचीव किया, इस साल इस थीम पर इन्होंने काम किया है। आपने कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करी, आपने उसको इजी वे में बनाया, लेकिन वो आपके पास इतना ज्यादा अच्छे से स्टोर हो गया कि जब आपने उसको प्रेजेंट किया तो प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट हुआ। लास्ट ईयर तो एग्जामिनर कितना ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा, इंटरव्यूअर, कि भैया आपको पिछले साल का भी थीम पता है, इस साल का भी थीम पता है, आप रिलेट कर पा रहे हो, तो वो आपके उसी क्वेश्चन से भी इंप्रेस हो सकता है, आंसर से भी, मतलब क्वेश्चन नहीं आंसर से भी इंप्रेस हो सकता है। लेकिन ये चीज आपको डेवलप करी इंटरनली, आपको पता चला क्या चल रहा है, कुछ नहीं करके, बस आपको वही चीज करके जो आप एंटरटेनमेंट करते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, पूरा टाइम तो प्रवचन में निकाल दिया। ठीक है, पता नहीं इसमें से कितना काम का चीज आप लोग एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, 50% भी एक्सट्रैक्ट कर लो, ऑल अप टू यू। ठीक है, कंजंक्शंस एंड प्रीपोजिशंस कल दोनों कंप्लीट करेंगे, फिर कल के लिए बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों कंप्लीट करेंगे, पढ़ के आना, इट विल बिकम इजी फॉर अस।